हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो यार? आप सभी अच्छे हों इसकी मेरी आशा है यार, और उम्मीद भी है, और मुझे लग भी रहा है आप सभी के सभी लोग जो हैं वो एकदम चकाचक मस्त भी हैं, है ना। तो यार अपनी क्लास जो है वो एनवायरनमेंट की मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। और एनवायरनमेंट की क्लास में बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक क्या है, देखो जो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ रहे थे उसी को मैं आगे जस्ट प्रोसीड कर रहा हूँ। इन द प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, क्या हमने डिस्कस किया है, तो एक बार जल्दी से देखते हैं। सो हमने कार्बन साइकिल पढ़ा था, बायोजीकेमिकल साइकिल पढ़े थे हमने, बायोजीकेमिकल साइकिल कितने टाइप के थे ये सब पढ़े थे। बट उससे पहले देखो सभी को मैं आज एक बार आप सभी से बोलता हूं कि एक बार सभी जो लोग हैं ग्रुप में इसको शेयर कर दो यार, फटाफट से जल्दी से इसको क्या करोगे आप शेयर करोगे, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ क्लास में जुड़ पाएं, ठीक है। सो जल्दी से इसको गाइस एक बार कॉपी करो, लिंक को शेयर करो फटाफट से। खुशबू, सोनम, शिवानी, आकृति, आशुतोष, कमल, डिंपल, सभी लोग एक बार जल्दी से कर दो यार शेयर, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़ पाएं और क्लास का पूर्णतः आनंद ले पाएं, ठीक है। आज की क्लास में क्या हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा जो है सारी की सारे सिस्टम्स। बेसिकली आज का जो हमारा टाइम, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इसमें हम जो ज़्यादा चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड जो हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल था उसके अंदर। मैंने बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर बताए थे बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के वहाँ पर साइकिल थे। कौन कौन सा था? एक तो सेडिमेंट्री साइकिल, और दूसरा जो साइकिल था उसकी हमने बात बताई थी आपको। जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए दोस्तों, सो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसी को फर्दर मैं प्रोसीड कर रहा हूं। सबको यार एक बार शेयर करो, ठीक है। शेयर लाइक जल्दी से आपको करना है, लाइक वाला बटन भी दबाना है और शेयर भी करना है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, देखो जो हमारा इकोलॉजिकल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हमें तीन तरीकों से हमने डिवाइड किया था। पहला हमने किया था जो दोस्तों वो था एनर्जी साइकिल, है ना, एनर्जी साइकिल। तो एनर्जी साइकिल हमने देखा तीन तरीकों से। पहला हमने देखा इसके अंदर क्या, फूड वेब, ठीक है, देखा था फूड वेब। फूड वेब के बाद हमने क्या देखा था आपका, फूड चेन, इसी में देखा था फूड चेन। और तीसरे नंबर पर हमने देखा था आपका इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। ये हमने सारी चीजें देखी थी, फूड चेन। उसके बाद में जो सेकंड था हमारे पास, सेकंड जो था ये क्या था दोस्तों, दिस इज न्यूट्रिएंट साइकिल, है ना। न्यूट्रिएंट साइकिल हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी जो अपने को यहां पर डिस्कस करनी थी, ठीक है। तीनों ही चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं आपका। तो एक बार जल्दी से मैं बताऊं आपको वैसे कि क्या चीज हम डिस्कस कर रहे थे। तो आई होप ये वैसे दिख तो गया ही होगा आपको, बट फिर भी नहीं जिसको दिखा है तो उनके लिए मैं बता देता हूं दोबारा से। चलिए, तो ये चीज हमने पढ़ रहे थे, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, लिख लेते हैं। सो यहां पर मैंने आपको बताया, आपको देखो फंक्शन इकोसिस्टम जो था, एक बार मैं जल्दी से ट्रेस करा देता हूं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ये था मेरे पास। अच्छा, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में कितनी चीजें पढ़नी थी हमें? तीन। पहला पढ़ना था हमें एनर्जी फ्लो, ठीक है। क्या पढ़ना था हमें? एनर्जी फ्लो। नंबर दो पे हमें क्या पढ़ना था? नंबर दो पे हमें पढ़ना था न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, याद होगा आपको। और नंबर तीन पर जो था हमारे पास, थर्ड जो फैक्टर था, तीसरी जो चीज थी हमारे पास, वो क्या है दोस्तों? इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखो एनर्जी फ्लो के अंदर हमने क्या स्टार्ट किया था, याद है आपको? फूड वेब, ठीक है। फूड वेब याद होगा, सॉरी फूड पहले पे देखें तो फूड साइकिल देखेंगे। सो फूड साइकिल में क्या क्या था चीजें दोस्तों, वो आपको आई होप सभी को याद होगी। फूड चेन, कौन किसको खाता है? फूड चेन। अब जब मल्टीपल ऑप्शन हो, मैंने बताया जब घर में खाओगे तो उसको बोलेंगे फूड चेन, लेकिन अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो, दैट इज द फूड वेब। फूड वेब में क्या होगा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। और नंबर तीन पर जो है दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल पिरामिड। अच्छा, इकोलॉजिकल पिरामिड में मैंने आपको पढ़ाया तीन तरीके का, पिरामिड ऑफ नंबर,
उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास, और लास्ट में हमने पढ़ाया पिरामिड ऑफ एनर्जी। याद होगा इन्वर्टेड और आपका जो स्ट्रेट थे, दोनों तरीके के हमने पिरामिड्स जो थे वो डिस्कस किए थे यहां पर। ओके, सो आज जो बात करेंगे दोस्तों न्यूट्रिएंट साइकिल। याद करो न्यूट्रिएंट साइकिल मैंने दो तरीकों के बताए थे आपको। पहला जो साइकिल था वो क्या था आपका, गैसीय साइकिल। याद है गैसीय साइकिल जो था ये कैसा था आपका दोस्तों, परफेक्ट साइकिल था। कैसा था ये, परफेक्ट साइकिल। और जो दूसरा साइकिल था दिस इज अवर सेडिमेंट्री साइकिल, और सेडिमेंट्री साइकिल क्या था दोस्तों, दिस इज इम्परफेक्ट साइकिल। अभी कैसे मैंने डिवाइड किया था वो भी आपको पता होगा, सेडिमेंट्री, इम्परफेक्ट और ये। आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप का होता है। पहला जो होता है ना इसको हम बोलते हैं आपका प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज द सेकेंडरी सक्सेशन। तो सक्सेशन होती क्या है बताऊंगा, ठीक है। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारिता। तो किस प्रकार से उत्तराधिकारिता वर्ड जो है वो ही आपको बता रहा होगा, समझा रहा होगा कि क्या चीज आपकी होती है क्या नहीं। तो गाइज एक बार से शेयर करो, मैं पहले बता रहा हूं दिस नंबर इज हाईली डिस्करेजिंग। जो नंबर आप दिखा रहे हो है ना, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो इट्स गोना बी वेरी बिग एंड लार्ज प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। सो जल्दी से इसको कर दो शेयर। जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके पास इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जितने भी ग्रुप पर आप हो सभी पर इसको फटाफट से कर दो शेयर। आई एम रिक्वेस्टिंग यू दिस थिंग, है ना। तो अदरवाइज ये जो चीज़ है ना ये हम सब के लिए थोड़ी सी हार्मफुल हो जाएगी, सबके लिए। बिकॉज इतना सब करने के बाद भी अगर यही चीज़ चलती रहेगी तो इट्स गोना बी हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, एक बार टाइम लो, जब भी जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी में इसको क्या कर दो, आप शेयर कर दो। सो ये सारी चीजें थी, एनर्जी फ्लो ये सब हमने पढ़ लिया था। अब मैं बात करूंगा देखो न्यूट्रिएंट साइकिल से थोड़ा सा ना। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है जिसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोलते थे। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या था, तीन वर्ड थे मैंने बताया था। देखो बायोजियोकेमिकल है ना, बायोजियोकेमिकल फुल नेम भी आपको पता चल गया था। बायो मतलब क्या होता है, बायो मीन्स आपका कि बायो में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो मतलब दैट इज रिलेटेड टू अर्थ, मैंने बता ही दिया आपको। और केमिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स। क्या होता है ना हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, वो रिसाइकलिंग होते रहते हैं। नाइट्रोजन रिसाइकिल होती रहती है, फास्फोरस, सल्फर सब रिसाइकिल होते रहते हैं, है ना। अब बायोलॉजिकल इसके बेसिस पर जो रिसाइकलिंग होती है ना, इसको अपन दो तरीकों से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड। भाई कोई भी मिनरल मैंने आपका उससे उठाया, कोई भी मिनरल जो आपके इकोसिस्टम से मैंने उठा लिया, अब वो कितने दिनों में रिप्लेनिश होगा। सल्फर का कोई हमने एलिमेंट है, सल्फर को हमने इस्तेमाल कर लिया, कितने टाइम के बाद जो है सल्फर जो है वो रिप्लेनिश होता है उसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, उस बेसिस पर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल को यहां पर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला था परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, जितना आपने सल्फर लिया उतना सल्फर अगर आप बराबर मात्रा में सही टाइम पे अगर आप रिप्लेनिश कर पा रहे हो, रिप्लेनिश मतलब ऐड कर पा रहे हो, सो दैट इज परफेक्ट। दूसरा इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर क्या होता है, अलग अलग, दोनों में अलग अलग चीजें। देखो परफेक्ट में क्या होता है, न्यूट्रिएंट आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड। एग्जांपल गैसियस साइकिल, जितने भी गैसियस साइकिल है, जितनी जल्दी आप उन चीजों को, उन न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करते हो उतनी जल्दी वो रिप्लेनिश हो जाते हैं, परफेक्ट। इम्परफेक्ट में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस के अंदर लॉस्ट हो जाते हैं एंड दे विल गेट लॉक्ड इन द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटरीज जो अपसादी चट्टानें होती हैं आपकी, उनके अंदर वो क्या हो जाते हैं, लॉकडाउन हो जाते हैं। सो दे आर नोन एज द इम्परफेक्ट साइकिल। ठीक है, जितना लिया था आपने उतना रिप्लेनिश मतलब ऐड कर दिया एटमॉस्फेयर में दोबारा, परफेक्ट है। जितना दिया था उतना ऐड नहीं हो पाया, इम्परफेक्ट। कुछ मिनरल्स इसमें बीच में क्या हो गए, गायब हो गए। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल नेचर ऑफ द रिजर्वायर के बेसिस पे मैंने बताया दो प्रकार का। पहला था गैसियस, सेडिमेंट्री मतलब जो चट्टानों में से मिले आपको, और दूसरा क्या, गैसियस जो आपको एटमॉस्फेयर में मिले, जैसे गैस नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। इसी प्रकार से सल्फर जो है, फास्फोरस, ये क्या है आपका, हमने बताया था वाटर साइकिल। वाटर कैसे करता है, मूव करता है। भाई वाटर जो होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं हमारे पास, वेपर जाते हैं, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब संघनन, संघनित होकर बादल बनता है, बादल से बारिश हो जाती है। प्रेसिपिटेशन में बारिश, बारिश से पानी आएगा, सरफेस रन ऑफ ग्राउंड, कुछ तो ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाएगा, कुछ नदी नाले समुद्र में चला जाएगा। यहां से पानी फर्दर इवेपोरेट होगा, वाष्पीकृत होगा, उसके बाद फिर से कंडेंसेशन होगा। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता है, भाप ऊपर उठती है, तो मैंने बताया था जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होते हैं तो आपका टेम्परेचर कम होता है, तो अगेन इट विल कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ द क्लाउड एंड सब्सिक्वेंटली इट विल लीड्स टू द प्रेसिपिटेशन। अगेन वाटर साइकिल पूरा हो गया ना। कैसे, देखो साइकिल का मतलब है देखो वो कैसे चल रहा है, वहां से अगर आप बात करें तो किस प्रकार से पूरी चीजें प्रोसीड हो रही है, दिस इज नॉट द साइकिल। कार्बन साइकिल मैंने बताया था, कार्बन का हमारे एटमॉस्फेयर में सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी CO2 ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। अब उस CO2 को डायरेक्ट कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट। ग्रीन प्लांट जो होते हैं दे विल एब्जॉर्ब दैट CO2। उस CO2 को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं,
एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन से कुछ तो वो अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है। जो पेड़ होता है ना, बायोमास ही तो होता है भैया। हमने, हमारा शरीर बनता है खाने पीने से, है ना, जो हम खाते पीते हैं, कुछ एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेते हैं एंड सम एनर्जी जो है दैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, है ना, मसल्स बनने में यूज हो जाती है। सो ऐसे ही पेड़ जो है अपने पत्ते, अपने तने, इनको बनाने में इसको स्टोर कर लेता है। पूरा जो पेड़ होता है किससे बना होता है? ये कार्बन से ही तो बना होता है ना। कुछ कार्बन जो है अब जब ये पेड़ में स्टोर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अब जब ये पेड़ जो है जब ये डेड होता है, मरता है ना, तो जितने भी सैप्रोट्रॉप्स और बैक्टीरिया उसको गला के वापस में जब वो गलाएंगे तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड इसने लाइफ टाइम में एब्जॉर्ब किया है, जब मरेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। या जब ये पेड़ नीचे दब जाएगा, सॉइल के नीचे, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से इट कैन कन्वर्ट इनटू द फॉसिल्स, है ना, कोयले में, पेट्रोलियम में, इसमें भी बदल सकता है, ठीक है। और दूसरी ओर जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हम जितने भी लोग जीव पे रहते हैं, जो कारखाने होते हैं, ये भी क्या करते हैं? बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, यहां से ये आप इसको ले लेते हैं और बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर से, तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है इधर टेरेस्ट्रियल सिस्टम में। ओशन में भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ओशन की सरफेस से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसे ओशन एसिडिफिकेशन भी होता है। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको क्लाइमेटिक चेंज के अंदर, क्लाइमेट वाले पार्ट के अंदर। और इसके बाद में फोटोसिंथेटिक जो होते हैं, यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी प्लांट होते हैं हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। सो दीज फाइटोप्लैंक्टन आर फोटोसिंथेटिक। मतलब ये क्या होता है? पर्णहरिम इनके अंदर भी होता है, और पर्णहरिम का उपयोग करके और इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक प्रोड्यूसर का काम यहाँ पे करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और उसके बाद में जब वो मरते हैं ना, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में भी रिलीज कर दिया जाता है। इसमें भी आपके जीव होते हैं, मछली होती है, बाकी वो भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो रही है और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी हो रही है। अगली बात करते हैं दोस्तों एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन की हमने बात नहीं की थी लास्ट क्लास में, नाइट्रोजन साइकिल हमने डिस्कस नहीं किया था। सो नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब होता है? एक बात तो पता ही है, 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेयर में क्या है? 78% सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन है। 78% एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन, और कुछ नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन भरा पड़ा है 78% अपने पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन जो है वो कैसे डायरेक्ट लिया जाता है? कैसे? देखो, मैंने बताया था एटमॉस्फेयर से ये जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट होता है दो तरीकों से, ठीक है। कैसे कैसे होता है? देखो, पहले तो मैं नॉर्मल बात बता दूं। एक तो लाइटनिंग नहीं होती, जब बिजली कड़कती है ना, तो उससे कुछ नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। पहली बात एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एक बात, ये तो नेचुरल हो गया। दूसरा, जो हम लार्ज स्केल पे करते हैं दोस्तों, वो क्या होता है? हमारे पास एक प्रोसेस होती है दैट इज द हेबर-बॉस प्रोसेस। हेबर-बॉस प्रोसेस में हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और उसको हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के साथ में हम उसको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं। यूरिया आपने सुना हो, तो यूरिया हेबर-बॉस प्रोसेस से ही बनता है, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज किया जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड्स टू द यूरिया। यूरिया बन जाता है उससे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये दो चीजें हैं। अब ये जो चीजें हैं ये माइनर स्केल पे होती हैं। एक्चुअल में नेचुरल साइकिल कैसे मूव करता है वो हमें बात कर रही है। सो दीज आर द मैन मेड एंड वन इज नेचुरल। ऑफ कोर्स लाइटनिंग, बिजली कड़कती है तो कुछ नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है, बट वो आपके काम का नहीं है, उसे इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर कुछ ज्यादा नहीं होता। सो गाइज, सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, कैसे उसका साइकिल जो है वो चलता है। सो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन जो है ना यार, ये सीधा आप जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सो देयर आर द डिफरेंट प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस है? देखो, मैं पहले आपको प्रोसेस समझाऊंगा, उसके बाद इस पे आगे चलेंगे। देखो, पहली चीज क्या है? फिक्सेशन। फर्स्ट वर्ड जो है फिक्सेशन। मैंने क्या बोला? नाइट्रोजन अपने पास प्रेजेंट है, बट इस नाइट्रोजन को कोई भी पेड़, कोई भी ऑर्गेनिज्म सीधा कंज्यूम नहीं कर सकता। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो है, बट कोई भी पेड़ इसको नहीं कर सकता सीधा कंज्यूम। तो इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों? अमोनिया में, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है सर? अमोनिया के अंदर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सो ये कन्वर्ट किया जाता है आपका अमोनिया में। बस इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ में आई बात? तो कोई पूछे सर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? सर कुछ भी नहीं है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है ना, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? अमोनिया के अंदर, तो उसी को क्या कहते हैं हम? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो फिक्सेशन इज द प्राइमरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन विच आर यूजेबल टू द प्लांट्स। और कौन करता है ये? नाइट्रोजनस बैक्टीरिया करते हैं। कुछ हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली बैक्टीरिया चेंज नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास जो ये काम आपका करते हैं, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया इनको बोलते हैं,
ठीक है, कुछ प्लांट्स भी होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट जो ये काम करते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है दोस्तों नाइट्रिफिकेशन। भाई पहला क्या हुआ, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया। अभी अमोनिया को ना सीधा पेड़ इसको भी कंज्यूम नहीं कर सकते, इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट्स के अंदर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज इन विच अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू द नाइट्रेट्स। भाई अमोनिया जो है ना हमारे पास, जो हमने अमोनिया बना दिया, अमोनिया कैसे बना सर, अमोनिया बना में नाइट्रोजन फिक्सेशन से कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके क्या बना दिया, अमोनिया। और ये अमोनिया जो है ये फर्दर किस में बदला जाता है, आपका नाइट्रेट। ये नाइट्रेट, ये प्रोसेस जो है ना इसको बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिफिकेशन। द प्लांट एब्जॉर्ब दीज नाइट्रेट्स। अब प्लांट इन नाइट्रेट्स को डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बात समझ में आई। पहला फिक्सेशन, फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन किस प्रकार से अमोनिया में बना। ठीक है, अब क्या होगा, वो जो अमोनिया हमारे पास आया है ना, उस अमोनिया को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर, तभी तो पेड़ उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्योंकि भैया ना तो अमोनिया को डायरेक्ट पेड़ ले सकता है और ना ही नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से। सो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। अब नाइट्रेट में कन्वर्ट होना पहली वाली प्रोसेस जो है फर्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज नोन एज द फिक्सेशन एंड सेकंड प्रोसेस इज नोन एज द नाइट्रिफिकेशन। सेकंड प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। थर्ड आते हैं असेमिलेशन। अब ये असेमिलेशन क्या है दोस्तों, भाई अमोनिया से देखो, नाइट्रोजन से बना अमोनिया और अमोनिया किस में कन्वर्ट हुआ, आपका नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको ट्री एब्जॉर्ब कर लेगा ट्री एब्जॉर्ब। अब बस ये एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है ना दैट इज नोन एज द असेमिलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोल देते हैं दोस्तों एसेमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसेमिलेशन। चलिए ये भी खत्म बात होगी आपका, है ना। अब इसके बाद नाइट्रोफिकेशन जो है, द नाइट्रोजन गेट्स यूज्ड इन द क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड अमीनो एसिड। ये इस्तेमाल होता है इसका, ये यूज करते हैं पेड़ इसका। द एब्जॉर्ब नाइट्राइट्स फ्रॉम द सॉइल इनटू देयर रूट्स। अब आता है अमोनिफिकेशन दोबारा से। अब क्या होता है ना, ये डिकेइंग प्रोसेस है, जब पेड़ पौधे मर जाएंगे, एनिमल जब मर जाएंगे, व्हेन दे गेट एक्सपायर, व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म गेट एक्सपायर्ड, तो उस केस में क्या होगा, जो इनके अंदर नाइट्रोजन स्टोर थी वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में जाएगी। उसी प्रोसेस को बोलेंगे अमोनिफिकेशन। हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, जो अब ये जो नाइट्रेट है हमारे पास, जो हमारे पास ये नाइट्रेट है, इसको दोबारा से किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका अमोनिया के अंदर। ठीक है, दिस पार्ट is of the decaying process when a plant or the animal expires decomposer such that bacteria and the fungi turns the nitrogen back into the ammonium so that they can go back to the nitrogen cycle। समझ में आया, नाइट्रेट दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, आपका इस प्रोसेस को सर हम बोल रहे हैं क्या, अमोनिफिकेशन। इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, वही सेम बात, नाइट्रिफिकेशन का उल्टा। ठीक है, सरप्लस नाइट्रोजन इन द सॉइल गेट्स पुट बैक इनटू द एयर एंड दीज आर स्पेशल बैक्टीरिया दैट एग्जीक्यूट दिस जॉब एज वेल। इसके लिए भी हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होता है। पूरा प्रोसेस कुछ इस प्रकार से चलता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, देखो ये नाइट्रोजन जो होती है क्या की जाती है, देखो पेड़ होता है ना, पेड़, इसके अंदर कुछ लेग्यूमिनस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉरी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इन नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इन द लेगुमिनस रूट और नूडल्स। ठीक है, इनको बोलते हैं हम राइजोबियम, यहां पर लिखा हुआ है राइजोबियम। सो राइजोबियम वो बैक्टीरिया है जो ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, यहां पर अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सब नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया, ये रहा एनारोबिक, इसमें एजोबैक्टर है आपका, ठीक है, बेंजामिकिन है, क्लास्ट्रोडियम है, ये काम करते हैं। और ये फिर अमोनिफिकेशन होता है, यहां से अमोनिया बन गया। अब अमोनिया के बाद में नाइट्रिफिकेशन होता है। अब ये नाइट्राइट बन गए। अब ये नाइट्राइट क्या होते हैं, इसके लिए भी हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमस एंड नाइट्रोकस। इसके बाद में नाइट्रोबैक्टर होता है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इससे नाइट्राइट बनता है पहले, फिर नाइट्रेट बनता है। अब इस नाइट्रेट को ये डायरेक्ट क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये प्लांट जो है ये इसको अज्यूम करता है, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब डीनाइट्रिंग बैक्टीरिया क्या होता है, इनमें होता है सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ये क्या करते हैं, ये वास्तव में इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं। देखो पूरी प्रोसेस थोड़ी सी कंबरसम है, लेकिन मैं आपको ना दोबारा से पूरी प्रोसेस को समझा रहा हूं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है समझना। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आती है, ठीक है। इस नाइट्रोजन को जो पेड़ होते हैं ना, इनकी रूट के अंदर, पेड़ों की जड़ के अंदर कुछ लेगुमिनस आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। लेगुमिनस रूट नूडल्स जो होता है, इनके अंदर इनकी जड़ों के अंदर ना आपका कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इसमें कन्वर्ट करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम।
ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, मैंने यहां पर लिख रहा हूं RHIZOBIUM, राइजोबियम। राइजोबियम ने क्या किया, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया, इसके अंदर हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एजोबैक्टर, नीचे लिखा हुआ एजोबैक्टर, क्लास्ट्रोडियम। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। अब अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद में इनका नाइट्रिफिकेशन होता है। क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन, मतलब अमोनिया के बाद, उसमें एक स्टेप नहीं बताया था, अमोनिया के बाद में फिर से क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं, NO2, और इसके नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे बैक्टीरिया होते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोमस। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोमस। अब ये नाइट्रोबैक्टर जो है, एक बैक्टीरिया है, ये नाइट्राइट को कन्वर्ट करेगा किसमें, नाइट्रेट के अंदर, और नाइट्रेट जब बन जाएंगे तो इसके बाद प्लांट इसको डायरेक्ट आपके एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। और बाद में जब ये मरेंगे ना, तो जब ये प्लांट डिके होगा, जब ये मरेगा तो ये डिकम्पोजर है, ये दोबारा से इसको किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद में फिर से वही प्रोसेस, और जब ये नाइट्रेट बन जाएंगे ना, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, सूडोमोनास जिनको बोलते हैं, और थायोबैसिलस, वो इसको दोबारा से नाइट्रोजन के अंदर में कन्वर्ट कर देंगे। अनूने खारे यार, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक नाइट क्लास लेके आऊं। ठीक है, जबरदस्त, क्या मतलब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, और नाइट क्लास मतलब हम 12 से 2-3 ऐसे 3-4 घंटे की लगातार क्लास करें, और मैं आपको वो पार्ट जो है छूटा हुआ वो मैं करवा दूं। ये मैं करने की सोच रहा हूं। ठीक है, ये मैं करने की सोच रहा हूं, देखते हैं, बात करते हैं कैसा इंप्लीमेंट हो पाता है कि नहीं हो पाता। आई एम रेडी टू डू दैट, बट फॉर नाउ टाइम बीइंग आपको ऐसे थोड़ा सा जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले बताओ यहां तक समझ में आया आपको या नहीं आया, फटाफट जल्दी से। यस, कैन वी फोकस ऑन द लेक्चर। शिखा खोलीवाल, बिल्कुल लेक्चर पर फोकस करो। नूर जी क्या कह रही हैं, नूर जी कोई दिक्कत हो रही है क्या, बताओ, कोई सवाल था क्या, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, मुझे दिख नहीं रहा। नूर जी का क्वेश्चन क्या है, कोई सवाल तो नहीं पूछा था आपने। असेमिलेशन क्या होता है ना नेहा कश्यप, असेमिलेशन का मतलब होता है जो ये नाइट्रेट बने, ये पेड़ एब्जॉर्ब कर ले, इसको बोलते हैं असेमिलेशन। सो असेमिलेशन इज सिंपली द प्रोसेस बाय विच दीज नाइट्रेट्स जो हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बैक बाय द प्लांट। ठीक है, सिंपल हो रहा है यार, काम क्या हो रहा है, देखो मेरी बात सुनो, यहां पे देखो, पहले फिक्सेशन में क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन था ना वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया के अंदर, हो गया, फिक्सेशन कहलाएगा ये। अब होता है क्या, ये होता है नाइट्रिफिकेशन। क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन। इस नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, देखो ये वाला काम, इस नाइट्रिफिकेशन में ये अमोनिया जो है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, नाइट्राइट के अंदर। ठीक है, अब नाइट्राइट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, आपका नाइट्रेट के अंदर। अब सब पे बैक्टीरिया है, यहां पर जो बैक्टीरिया है इसका नाम है राइजोमस। ठीक है, ये रहा, इसका नाम है राइजोबियम। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, यहां पर जो बैक्टीरिया है, ठीक है, यहां पर जो बैक्टीरिया है उसका नाम है राइजोबियम। यहां पर जो है, यहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो अमोनिया को इसमें नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, जिसका नाम मैंने यहां पर लिखा है एजोबैक्टर और क्लास्ट्रोडियम। ठीक है, ये याद रखना है, पेपर में आते हैं ये, इसका नाम क्या है, एजोबैक्टर और क्लास्ट्रोडियम। ये कर दिया, नाइट्रेट बन गया, अमोनिया से नाइट्रेट बन गया। अब देखो, अमोनिया से नाइट्रेट बनने के बाद में क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन। इसके लिए हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं नाइट्रोसोमस। ये काम करने के लिए, नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, नाइट्रोसोमस। ये काम करेंगे, किसको कन्वर्ट करने के लिए, ये नाइट्रेट को नाइट्रेट। अब इस नाइट्राइट को क्या किया जाता है, पेड़, ट्री जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। अभी जो ट्री के द्वारा एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस है ना, दिस इज नोन एज द असेमिलेशन। ये क्या कहलाती है, असेमिलेशन। अब पेड़ मर गया, डेड हो गया पेड़। अब डेड हो गया तो जो पेड़ में जितना भी नाइट्रोजन स्टोर था वो वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा, जाएगा कि नहीं, यस और नो, जाएगा। उसके लिए हमारे पास बैक्टीरिया होता है जिनको हम बोलते हैं सूडोमोनस। क्या बोलते हैं उनको, सूडोमोनस। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। मैंने एक बार दोबारा से समझा दी है, ठीक है। सो और बताइए, कोई दिक्कत, इतना मत लिखा करो, ये इतनी बार में लिख देते हो। डन। अब बताओ जल्दी से, अगर डन तो थम्स अप करो यार, टाइम नहीं है, जल्दी से करो।
डन तो थम्स अप करो, नहीं है तो बताओ। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द नाइट्रेट बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड लेटर ट्रांसफर इन द डिफरेंट पार्ट लाइक द क्लोरोफिल, रूट एक्सेट्रा इज कॉल्ड द असेमिलेशन ऑफ द नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया रविराज, क्या जबरदस्त बात बोली है इन्होंने। कहना है कि नाइट्रोजन जो देखो दो बात हो रही है, फिर से बता रहा हूं। एक तो नाइट्राइट बन रहा है पहले, फिर नाइट्रेट बन रहा है। पहले नाइट्राइट, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, RIT नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट, और फिर लास्ट में क्या बन रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, नाइट्रेट। पेड़ सिर्फ इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते, इसलिए यहां तक आएगी। अब ये काम कौन करेगा, नाइट्रोजन को अमोनिया, पेड़ों की जड़ों में रहते हैं जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो करता है। उसके बाद में अमोनिया को इसमें कन्वर्ट करता है एजोबैक्टर और क्लास्ट्रोडियम। ठीक है, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया नाइट्राइट में, नाइट्राइट को कन्वर्ट करना है नाइट्रेट में। इसके लिए मेरे पास कौन सा है, नाइट्रोसोमस। नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ट्री के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जब पेड़ मरेगा तो ये दोबारा से जाएंगे, उसके लिए होते हैं सूडोमोनास। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं फास्फोरस साइकिल। अब एक बात बताओ, फास्फोरस गैस तो है नहीं, फास्फोरस क्या है, फास्फोरस जो है बेसिकली ये आपका सेडिमेंट्री साइकिल है। तो ये पहली बात तो सिंपल होगी कि फास्फोरस इज अ सेडिमेंट्री हे राम फास्फोरस क्या है, फास्फोरस एक सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल मतलब क्या है, ये चट्टानों से मिलेगा आपको, पूरा साइकिल चट्टानों के थ्रू चलेगा। कैसे चलेगा, क्यों, कहां से चलेगा, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। फटाफट एक बार जल्दी से दोस्तों इसको लाइक करो, शेयर करो। शेयर नहीं करोगे दोस्तों प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, मैं बता रहा हूं आपको। 1 मिनट का टाइम लो यहां पर जल्दी से सभी लोग, और क्लास को क्या कर दो, सभी लोग शेयर कर दो। समझ रहे हो बात को, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज शेयर द सेशन। जल्दी से सेशन को क्या कर दो, आप शेयर कर दो फटाफट से, फटाफट। एक बार 1 मिनट लगेगी और जबरदस्त एनर्जी आएगी, काम करेंगे बहुत बढ़िया। तो पहली बात तो ये सेडिमेंट्री साइकिल है। सेडिमेंट्री साइकिल है तो बताओ ये परफेक्ट होगा, इम्परफेक्ट होगा? यार रिजल्ट भी आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरे को कि मैं मूर्तियों को पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो, मैं मूर्तियों को नहीं पढ़ाना चाहता, मैं चाहता हूं कि जो है, जो हम काम कर रहे हैं वो आपको अच्छे से होना चाहिए। सो सेडिमेंट्री साइकिल जो होता है ये क्या होता है, बेसिकली पहली बात तो ये इम्परफेक्ट होगा। इम्परफेक्ट क्यों होगा, मैंने बताया था साइकिल जो है रिजर्वायर के बेसिस पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैसियस, मतलब जो एनवायरनमेंट से गैस आती है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, सेकंड जो होता है ना, दैट इज नोन एज द, आपका क्या होता है सेकंड, आपका सेकंड होता है सेडिमेंट्री। सो गैसियस साइकिल नहीं है, ये सेडिमेंट्री है। गैस तो जितनी जल्दी आप यूज करते हैं उतनी जल्दी रिप्लेनिश होती है। रिप्लेनिश मतलब उसका दोबारा से पुनर्भराव जल्दी हो जाता है। लेकिन जो सेडिमेंट्री मतलब ऐसे मिनरल्स, ऐसे न्यूट्रिएंट जो चट्टानों में स्टोर होते हैं, अब उनको चट्टानों से काट के पहले तो नीचे लाना है और फिर वो दोबारा से आएंगे, पूरा साइकिल। ये साइकिल टाइम लेता है भाई। ठीक है, चट्टानों से आपने मिनरल ले तो लिया, और नीचे जाके जब वो स्टोर हो जाता है ना, तो नीचे से चट्टानों को बाहर आने में दोबारा टाइम लगेगा। तो जितनी जल्दी आप इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हो उतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं कर पाते हम, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट साइकिल। क्योंकि इम्परफेक्ट और परफेक्ट में अंतर यही है, जितनी जल्दी अगर आप एब्जॉर्ब करो उतनी जल्दी अगर वो रिप्लेनिश हो जाए, अगर उसकी भरपाई हो जाए, जितनी जल्दी आपने उसको इस्तेमाल किया है, उसको बोलते हैं परफेक्ट। लेकिन इसका तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कहां से मिल रहा है आपको, ये एटमॉस्फेयर से नहीं मिल रहा, इससे कहां से मिल रहा है, चट्टानों से, और चट्टानों में लगेगा टाइम। अभी बनता कैसे, मैं बात बता देता हूं आपका। ये मेरे पास क्या है, बेसिकली रॉक है ना, चट्टान है कि नहीं, दिख रहा है आपको, ये चट्टान बनी हुई है मेरे पास। यहां पर ध्यान दो, इधर इधर इधर, बाकी कमेंट सेक्शन की तरफ नहीं पढ़ना आपको, इधर ध्यान दो, कमेंट कोई नहीं देखेगा, इधर ध्यान दो। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रॉक। इस रॉक के अंदर क्या है दोस्तों, फास्फोरस है। और जो रॉक के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होता है ना, वो किस टर्म में होता है पता है आपको, फॉस्फेट की टर्म में होता है। तो इसमें फॉस्फेट में सेव है, स्टोर है यहां पर। अब बारिश से और हवा से ये फॉस्फेट जो है, ये क्या होगा, आपका फास्फोरस बनेगा, और ये फास्फोरस इस बारिश के साथ, पानी के साथ बह के नीचे आ जाएगा, है ना, आ गया बह के नीचे, आ गया। इसके बाद नदियों के अंदर अपने अपने डिफरेंट वाटर रिसोर्स हैं, इनके अंदर आ जाता है। प्लस दूसरी बात, एक तो ये हो गया, दूसरी बात दोस्तों, ये एग्रीकल्चरल, ये मशीन हम खेती में यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है, खेतों में भी तो आप फॉस्फेट यूज करते हो, फास्फोरस।
करते हो ना, इंडिया की तो सॉइली फर्टिलाइजर प्रोफाइल क्या है, N:2P:2K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 4:2:1, 4 यूरिया 2 फास्फोरस युक्त DAP जिसको बोलते हैं और 1 पोटेशियम। तो भारत में एग्रीकल्चरल में भी हम काफी ज्यादा क्या यूज करते हैं, फास्फोरस। और हम ना गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस को, हम कोई साइंटिफिक मेथड से थोड़ी ना इस्तेमाल कर रहे हैं, मन में आया उतना डाल दिया खाद। क्यों? हमारी कंसेप्शन है जितना ज्यादा खाद डालेंगे उतना ही ज्यादा पैदावार होगी, उतना ही ज्यादा आउटपुट आएगा। बकवास है भाई, बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता। ज्यादा फर्टिलाइजर उसमें डाल लोगे तो यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम होती है। हमारे जो इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में ज्यादा इनका इस्तेमाल करने से यूट्रोफिकेशन हो जाता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और पूछा ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। एग्रीकल्चर रन ऑफ हमने इस्तेमाल किया खेती के अंदर, क्या हमने खेती में इस्तेमाल किया है, क्या अपना फॉस्फेट, फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर। तो पहला तो चट्टानों से आएगा, क्या, कब, जब बारिश होगी और विंड का कटाव होगा। दूसरा एग्रीकल्चरल के माध्यम से हमारे पास जब बारिश होगी, एग्रीकल्चरल आपने खेत में डाला हुआ है क्या, फास्फोरस। अब वो खेत में जब बारिश होगी तो बारिश से वो पानी निकलेगा, बह के आएगा, वो भी नदी नालों में मिल जाएगा। तो ये सारा जो आपका फास्फोरस है ये फिर कहां पर आ जाता है, ये आपका पानी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो सोर्स पता चल गया, एक तो इधर से और दूसरा इधर से। अब जब ये पानी में आ जाता है दोस्तों, अब पानी से क्या होगा, पानी से देखो जियोलॉजिकल अपटेक पुश, ठीक है। अब ये सिल्टेशन, अब ये आ गया यहां पर, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, सिल्टेशन होगी, जमा हो जाएगा, जमा हो गया, हो गया, हो गया। अब नीचे चट्टान बन गई, है ना, इनकी चट्टान बन गई, फास्फोरस जो चट्टान बन रही है नीचे। अब बताओ ये जब नीचे जमा हो गया तो ये वापस दोबारा कब आएगा, जब कोई बड़ा वोल्केनो होगा, जब कोई बड़ा माउंटेन होगा, जब ये भाग पर्वत ऊपर उठ के आ जाएगा, कोई जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट होगा प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, जब ये पार्ट ऊपर आएगा ना तो फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन ये एक दिन में हो जाएगा क्या, इट विल टेक टाइम। दैट्स वाई साइकिल को हमने क्या बोला है, इम्परफेक्ट साइकिल, क्योंकि कुछ समय के बाद जो आपका न्यूट्रिएंट है ना वो लॉक हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में जाके। ठीक है, तो एक ही हो गया। एग्रीकल्चर रन ऑफ मैंने बता ही दिया। एग्रीकल्चर रन ऑफ में क्या होता है, देखो हम यूज करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं किसमें, हम पेड़ पौधे में, खाद वाद में इस्तेमाल करते हैं। सो खाद में जो चीज हमने बनाया इससे ये किस पे पास जाता है, एनिमल्स। एनिमल्स इस प्लांट को ईट कर लेते हैं, जब एलिमेंट ये मर जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मर जाते हैं तो जो डीकंपोजर होते हैं हमारे पास, जो इसमें प्रेजेंट फास्फोरस है ना, उसको वापस में एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। समझ रहे हो, पूरा सिस्टम समझ में आया। पहले एक तो यहां से और दूसरा एग्रीकल्चर से। यहां वाला एग्रीकल्चर वाला कुछ तो चला गया पानी के अंदर, और कुछ भैंस जो गाय भैंस बकरी आपने उन्होंने खा लिया, तो यहां से खाया हुआ, तो जब ये मरेंगे तो डीकंपोजर इसको दोबारा से क्या करेंगे, रिप्लेनिश कर देंगे। लेकिन इधर वाला जो होता है, इट विल लॉक डाउन इनटू द सेडिमेंटेशन। ये आपकी जो तलछट चट्टाने हैं ना, यहां पर आपका जाके जमा हो जाता है। अब ये जमा हुआ बाहर कब आएगा, जब कोई मेजर जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट होगा, जब ओरोग्राफिक और एपिरोजेनिक फोर्सेस यहां पर लगेंगे, तभी जाकर ये सब बाहर आएगा, और तब फिर दोबारा माउंटेन बनेगा, फिर दोबारा से कटा होगा, दोबारा से, तो वो पूरी प्रोसेस दोबारा से आपकी क्या होगी, चलती रहेगी। दिस बात इज समझ में आई टू यू और नॉट, फटाफट बताओ। पिंकी अगर इतना नहीं करेंगे ना, होगा नहीं, हमारा सिलेबस ही नहीं होगा। आप तेज बोलने पे और धीरे बोलने पे मत जाओ। आप ये बताओ, अब आप ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ ये बताओ यार। एक दो ऑप्शन है, या तो तुम चुप रहो, मतलब चैट बॉक्स में उल्टी सीधी बात ना हो, या मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दूं, यहां से इनएक्टिव कर दूं, तुम चैट कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो। अब मैं चाह रहा हूं कि किसी भाई का घर बस रहा है तो बसने दो, क्यों मैं उसको, है ना भाई, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ऐसी चीज मैं सोच रहा हूं ना करो आप, है ना। लेकिन अगर आप मुझे मजबूर कर रहे हो तो मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं। इनकी कोई पीडीएफ अभी तक नहीं दी जा रही है, पहली बात तो मैं बता दूं, है ना। एज कोर्स में जो भी क्लास चल रही है अभी तक पीडीएफ नहीं दे पा रहे हैं हम, जस्ट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स। और अब तो आपको पता ही है कोरोना के चक्कर में गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, जब तक कोरोना नहीं आएगा तब तक दिक्कत हो रही है ना। दूसरी बात जो है वो ये है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, और वरना बहुत कम समय बचा है, आप लोगों की लंका लग जाएगी इस बार, जिन्हें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, जो कर रहे हैं, समझ रहे हो। और ये यहाँ पर ना यही बवाल चलता रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो सीरियस है ना यार, सीरियस है, एक दिन की 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मत देखो अपना, 2 साल के लिए आप कोर्स ले लो आराम से बढ़िया अनअकैडमी के ऊपर, और मेरे से पर्सनल गाइडेंस लो। वहाँ पे मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं छुट्टी कर सकता हूँ, लेकिन प्लस पे छुट्टी नहीं होती, एक भी पता, 2 दिन बीमार था लेकिन स्टिल क्लास हुई है।
वहां पर आओ दोस्तों, यहां पर भी मामला चलता रहेगा, बट यहां पर ये कुछ हमारे दोस्त हैं ऐसे जो आपको बार बार या हमारा ध्यान भंग करते रहेंगे। 50 रुपए हार्डली, इट्स 50 रुपीज इन्वेस्टमेंट अ डे। 50 रुपए, ठीक है। आधे लोग से ज्यादा सुट्टा पी जाते हैं, 20 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं, एक 2 सिगरेट पी ली हो गया काम। लेकिन ये 50 रुपए आपका फ्यूचर निश्चित कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बना रहे हैं। आप कॉस्ट मत सोचो दोस्तों। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने, ये 2 महीने जिंदगी बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी, समझ रहे हो, जिंदगी बदल सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में एक सब्जेक्ट पढ़ने की फीस 50,000 रुपए होती है, आके देख लेना। अब मुखर्जी नगर बंद पड़ा हुआ है, एक अच्छा जिम ज्वाइन कर लेते हैं ना तो उसकी मेंबरशिप होती है 50,000 रुपए, और ये 50,000, 50 रुपीज अ डे, 50 रुपए एक दिन का आपका भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। इट विल मेक योर फ्यूचर, सो डोंट, इन चीजों में मत पड़ो कि सर ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। सिंपल बात बता रहा हूं, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लो यार, बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर है यार, इसलिए बार बार कह रहा हूं। मेरे को कोई शौक नहीं पड़ा भाई, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा, समझ रहे हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ उठा पाए। मैं यहां पर आया हूं आपको गाइड करने के लिए। और एक बात और बता देते हैं, हमारा एज एन अकेडमी, ये तो मैं अपना बता रहा हूं, एज एन अकेडमी यहां पर कोई मोटिव नहीं है कि आप लोगों को प्लस पे ही धकेल, वहां पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे धकेला जाए। अगर ऐसा होता ना तो वी विल नॉट प्रोवाइड द फ्री क्लास हियर। हम ऐसी फ्री क्लास यहां कभी भी नहीं देते, ठीक है। तो ये फ्री यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। दिस इज फॉर दोज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, बट यार जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप को धोखा मत दो, है ना। जो कर सकते हैं, 50 रुपए आपके भविष्य से बड़े नहीं है, एक दिन के 50 रुपए। जाइए और उस कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, लिमिटेड टाइम ऑफर है, बहुत कम टाइम तक ये रहने वाला है। और जब तक है, मुझे नहीं पता कब तक रहेगा, बट जब तक है, गो एंड ग्रैब इट। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इंस्टेड ऑफ 80,000 यू कैन गेट इट 52,000। और नहीं करना इस पे भी कोई दिक्कत नहीं, आप 52,000 भी मत पे करो। रेफरल कोड में बस ये छोटा सा कोड लगा दो, सुमित 10, ठीक है। 43,200 रुपए में मिलेगा। ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ठीक है, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा भाई। जो प्लस पे, जो अनअकैडमी पे जो बच्चा आएगा सब्सक्राइब, यहाँ पे भी मैं तो यहाँ पे भी लताड़ूंगा आप लोगों को। जो नहीं पढ़ेगा सुनेगा मेरे से, सीधी सी बात है। जो नहीं पढ़ेगा ना वो सुनेगा, और जिसको नहीं सुनना, दोज हु आर नॉट सीरियस कैंडिडेट डोंट कम टू दिस प्लेटफॉर्म, गो एंड अदर प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जिनको मजे लेना वहां लो। यहाँ वही आए जिसको सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन दिला के रहूंगा, ये गारंटी है। सिलेक्शन होके रहेगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। और यहाँ पर तो, यहाँ तो यार दोस्तों आप मेरे अंडर में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ तो काम करना ही पड़ेगा। जिसने सुमित कोड यूज कर दिया ना, उसकी तो समझ लो, ठीक है, उसको तो फिर मैं मॉनिटर करूंगा यार, ठीक है। और कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, इट्स 40-50 रुपीज केस। चलिए वापिस आ रहा हूं मैं दोबारा से अपने कोर्स की तरफ। बाकी इससे संबंधित किसी को कोई जानकारी चाहिए, मेल कर सकते हो मुझे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेल करो, ज्यादा बेटर है। sumit.rathi@gmail.com, sumit.rathi3@gmail.com, sumit.kumar@wifistudy.com। आज ही करो फटाफट से, 2 महीने बचे हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं। चलो वापिस आता हूं। फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस साइकिल बेसिकली इट इज अ सेडिमेंट्री साइकिल, पहली बात। दूसरी बात क्या, इट इज इम्परफेक्ट साइकिल। पहली बात तो ये जो सेडिमेंट्री साइकिल है तो इम्परफेक्ट साइकिल हो गया। आएगा कैसे? फास्फोरस चट्टानों में स्टोर होता है, बारिश से और हवा से इसका कटाव होगा, ये नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो फिर ये नीचे कैसे आएगा सर? बारिश होगी तो पानी में घुल के नीचे आ जाएगा। आ गया सर। दूसरा, हम खेती के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं जिसमें फॉस्फेट होता है, फास्फोरस होता है, वो हमने इस्तेमाल किया। अब वो 2 तरीकों से बट जाएगा। एक तो सीधा एग्रीकल्चर जो रन ऑफ है, पानी बह के आएगा, वो इसमें आ गया। दूसरा यहां पर चला जाएगा, प्लांट इसको इस्तेमाल करते हैं, इन प्लांट को जो खाते हैं ये, अब जब ये डेड होंगे तो जो डिकम्पोजर है दोबारा से इसको कन्वर्ट कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या, यहां पर जब ये आएगा, अब देखो ये लॉक हो गया यहां पर, अभी यहां के नीचे जाके जमा हो रहा है, जमा होगा तो ओवर द पीरियड ये नीचे की चट्टानों में जमा होता रहता है, और जब ये जमा होता रहेगा अब बाहर आने में टाइम लगेगा। अब हमें कोई मेजर जियोलॉजिकल एक्टिविटी चाहिए, जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, कोई ऐसी चीज हो जो इसको ऊपर उठाए, तब जाके ये चीज होगी। समझ में आई बात? सो दिस इज द फास्फोरस साइकिल। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं आपका। आफ्टर दिस फास्फोरस साइकिल, अब थोड़ा सा फास्फोरस हमने पढ़ा दिया, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। फास्फोरस साइकिल इज अ सेडिमेंट्री साइकिल, बता ही दिया मैंने आपको। दैट मींस इसका रिप्लेनिशमेंट जो है बहुत ही कम होगा, रिप्लेनिशमेंट बहुत ही कम होगा। द मेन स्टोरेज ऑफ द फास्फोरस इज इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट में मेन फास्फोरस अगर कहीं होता है ना तो पृथ्वी की क्रस्ट में होता है। टेंशन मत लो, हिंदी में अगली स्लाइड है, पूरा हिंदी में भी दिया हुआ है मैंने, टेंशन मत लो। अगली बात क्या है, ऑन लैंड फॉस्फोरस इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फेट। पृथ्वी पर जो फॉस्फोरस पाया जाता है दैट इज मेनली प्रेजेंट इन द फॉस्फेट।
बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, जब ये कटाव होता है, वेदरिंग का मतलब होता है कटाव, जब वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है ना, उससे ये फॉस्फेट्स जो होते हैं ना, इनका कटाव होता है और फिर ये मेन स्ट्रीम के अंदर एंटर करते हैं और पृथ्वी पर आ जाते हैं और वहां से ओशियन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनका। फॉस्फोरस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब देखो फॉस्फोरस जो है ना, दैट इज बेसिक एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन। जो जनसंख्या वृद्धि है ना, अपनी नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो और माइक्रो प्लांट्स जो होते हैं ना, जो बेसिकली आपके पाए जाते हैं किसके अंदर, वाटर एक्वाटिक बॉडी के अंदर। सो उसकी वृद्धि के लिए ये फॉस्फोरस जिम्मेदार है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स की वृद्धि होती है, उनकी जो जनसंख्या बढ़ती है, उसमें फॉस्फोरस का मेन सेंट्रल रोल है। तो अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम में, मतलब पानी वाले आपके इकोसिस्टम की बात करूं, अगर मैं पानी वाले पारिस्थितिक तंत्र की बात करूं, लेक हो गया, पोंड हो गया, तालाब, इन सब में अगर फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वहां पर क्या होगा ज्यादा दोस्तों, फिर उस इलाके के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी ज्यादा होंगे। ज्यादा ऑर्गेनिज्म नीड्स मोर ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, वो मरने लगेंगे और जब वो मरेंगे तो उनके डीके के अंदर भी फिर ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और अल्टीमेटली वहां पर एक जहरीली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। आगे पढ़ाऊंगा, यहां टेंशन मत लो। सो यहां पर सिर्फ इतनी बात रखो कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना, पानी वाला जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, उसके डेवलपमेंट में फास्फोरस का मेन रोल होता है। और हो सकता है ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भी इसका रोल हो, क्योंकि हमारा भी जो आरएनए डीएनए होता है ना, उसका एक अभिन्न अंग होता है फास्फोरस, तो वहां पर भी हो सकता है। इट माइट बी द रीजन ऑफ द फास्फोरस। बाकी भारत में जनसंख्या बढ़ने का एक मुख्य कारण तो उत्तर प्रदेश भी है। एक क्या सब मेन रीजन उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, अगली बात करते हैं। दिस इज द न्यूट्रिएंट कंसिडर्ड टू बी द मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन इन द लेक्स व्हिच लीड्स टू द यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन बाद में पढ़ाएंगे, समझो इस बात को। भैया मैं क्या कह रहा हूं, जो ग्रोथ होती है ना पानी के अंदर जो आपका रूट बेस्ड प्लांट और जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, जो ऊपर तैर रहे होते हैं, जिनकी रूट नहीं होती वो, और जिनकी जड़ें हैं, उनकी अगर आपको डेवलपमेंट करानी है ना, तो उसके लिए फॉस्फोरस बहुत जरूरी है। और वो फॉस्फोरस इनको मिल भी गया है, अभी हमने देखा उस प्रोसेस से। अगर वो मिलता है ना तो फिर एक डेडली सिचुएशन बन जाती है। अगर लिमिट तक तो अच्छी बात है, कोई भी चीज लिमिट तक अच्छी है, लेकिन लिमिट से ज्यादा जैसे ही चढ़ेगी तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, वहां कंडीशन जहरीली बन जाएगी, जिसको बोलेंगे यूट्रिफिकेशन। ये हिंदी में फास्फोरस चक्र एक तलछटी चक्र है, जिसका अर्थ यह होता है कि अपूर्ण चक्र, इसीलिए इसको पुनः पूर्ति में बहुत देर लगती है और बहुत धीमे धीमे से इसकी पूर्ति होती है। इसका भंडारण मुख्यतः पृथ्वी की भूपरपटी में होता है। भू चटपटी, क्रस्ट का मतलब क्या है, चटपटी में होता है। यह आमतौर पर फास्फेट के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित होता है, पाया जाता है। अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाओं के द्वारा जो फॉस्फेट है वो नदी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये बात बता दिया। और जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों की गुणवत्ता फास्फोरस पर ही निर्भर करती है। ठीक है, झीलों में निहित और मुक्त रहने वाले सूक्ष्म पौधे फाइटोप्लैंक्टन की अत्यधिक वृद्धि का मुख्य कारण यह पोषक तत्व माना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका फॉस्फोरस। ठीक है, अब अगली बात बताऊं मैं सल्फर पर। ठीक है, नाउ द साइकिल ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर साइकिल। लेकिन सल्फर साइकिल से पहले मैं ये पढ़ना चाहता हूं। देखो सल्फर के सोर्स कितने होते हैं। सल्फर के अगर मैं बात करूं तो सल्फर जो है बेसिकली आपको दो सोर्स से मिलता है। पहला गैसियस और दूसरा क्या है दोस्तों, सेडिमेंट्री। गैसियस मतलब गैस के रूप में, और गैस के रूप में जो सोर्स है ना वो दो ही हैं इसके। ठीक है, एक तो है हाइड्रोजन सल्फाइड H2O और एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो ऐसे आइटम हैं सल्फर के साइकिल में, सल्फर के सोर्स के, जो कहां से मिलते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि गैसियस है, बिकॉज ये क्या है दोस्तों, गैस। SO2 कहां मिलती है? SO2 तो ज्यादातर सर मैंने बताया था, जब वोल्केनो आता है, ज्वालामुखी आता है, तो उसमें मेजर गैस कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती है। तो H2O और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दो को छोड़ दो, बाकी जितने भी सोर्स है ना जो हमें सल्फर से मिलते हैं वो सारे सेडिमेंट्री हैं। कहना मैं क्या चाहता हूं दोस्तों, सिंपल बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो सल्फर साइकिल है ना मेरे पास, वो दोनों तरीकों का है, पहला और दूसरा। दोनों तरीकों का कैसा कि सर जी ये गैसियस भी है और ये सेडिमेंट्री है।
मतलब तलछटी भी है और आपका गैसियस भी है, दोनों प्रकार का ये है। मतलब ये सल्फर आपको पृथ्वी पर रॉक्स के माध्यम से भी मिलता है और गैस के माध्यम से भी, दोनों प्रकार से मिलता है। गैस के माध्यम से कौन कौन से हैं सर? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और सेडिमेंट्री से मिलता है सल्फर, वो अलग है। तो जो गैस से मिलते हैं ना, मैं H2S और SO2, पहले इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे मिलते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा, फिर उसके बाद मैं डायग्राम से बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी पहले डायग्राम से भी देख सकते हो। देखो वोल्केनो आया, कोई भी ज्वालामुखी उठता है ना, वोल्केनिक इमिशन होता है, तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 4 नेगेटिव, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। हो गया। तो ये जो है ये सारे के सारे गैसीय सोर्स हैं। अब ये देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, SO2, ये तो पानी के साथ मिलता है। SO2 जो है इट विल कंबाइन विद द H2O और क्या बना देता है? H2SO4। ये आ गया नीचे। SO2 और SO4 जो है ना, ये पानी के साथ मिलकर क्या हो जाता है? इसका तो दोस्तों रेन के अंदर डिपॉजिट, और ये आ जाता है वापस किसकी फॉर्म में? एसिड रेन की फॉर्म में, ठीक है ना। किसकी फॉर्म में आ जाता है? एसिड रेन। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। और यहां पर जो H2S है, ये भी जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की उसमें आता है ना, साथ में आता है, तो वो भी दोबारा से आपका क्या हो जाता है? वो भी उसकी भी फॉर्म जो है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है, ठीक है। ये आ गया नीचे, हो गया। इसके बाद में क्या हो दोस्तों? ये SO2 प्लस O2 जो है ये ओशन की तरफ ट्रांसपोर्ट है, ये लैंड की तरफ। कुछ तो ओशन की तरफ चला जाएगा, बारिश होगी, लैंड की तरफ जो आता है उसमें क्या होता है? देखो कुछ तो सीधा मैंने बताया आपका डिपॉजिट हो जाता है एसिड रेन की फॉर्म में, है ना। यहाँ पर हम फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन होता है इनका, तो इससे भी यही होता है। और कुछ जो है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ड्राई डिपोजिशन भी होता रहता है। मेन सोर्स क्या है दोस्तों? इसका मेन दो सोर्स है सेडिमेंटेशन। ये जब नीचे जाएगा पानी में मिल गया भाई, इधर से भी बारिश होगी तो बारिश से घुल के जाना समुद्र में, इसको समुद्र में क्या होगा? नीचे सेडिमेंटेशन में जमा हो जाएगा, ठीक है। और ये जब जमा हो जाएगा तो यहीं से फिर बाद में आपको इन सेडिमेंट्री रॉक से ही आपको दोबारा मिलेगा। चलो एक बार जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन वहां से देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। द सल्फर साइकिल मोस्टली सेडिमेंट्री एक्सेप्ट two of its compound, hydrogen sulfide H2S and sulfur dioxide SO2, which adds a gaseous component। ये दो गैसेस कंपोनेंट है, बाकी सारा का सारा सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री मतलब तलछट में पाया जाता है। तलछट मतलब नीचे समुद्र के नीचे चट्टान के अंदर जाके जमा होता है। सल्फर एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सेवरल सोर्स। बहुत सारे सोर्स से सल्फर आता है, जैसे हो गया वोल्केनिक इरप्शन और कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। भाई जो हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं ना, जो पेट्रोलियम, जो आप पेट्रोल डीजल चलाते हो, गाड़ियों में डालते हो, उससे वो जलता है, तो उससे भी सल्फर प्रोड्यूस होता है। और वोल्केनो के दौरान तो सल्फर बनता ही बनता है। होगी बात समझ में आ गया। इसके बाद एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड ऑल्सो गैस ऑक्सीडाइज इनटू द सल्फर डाइऑक्साइड। देखो यहां पर ध्यान देना, ये जो बना है ना सल्फर, ये जैसे ही आपका ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है ना, ये सीधा ये खुद भी सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ये SO2 में बदल जाएगा। बदल गया, ठीक है। चलो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड ये किस में बदल जाएगा? आपका SO2। अब ये SO2 का तो मैंने बता ही दिया। जब ये SO2 बनेगा तो या तो ये सीधा ड्राई का मतलब है सूखा, गैस की फॉर्म में ऐसा सूखा डिपॉजिट हो जाएगा, या ये जब पानी के साथ मिलेगा व्हेन दिस H2O दिस SO2 विल कंबाइन विद द H2O, क्या बनता है आपका? H2SO4, ठीक है। O के 4 हो गए और S2, मतलब इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एटमॉस्फेरिक सल्फर carried back to the earth after being dissolved in the rain water as weak sulfuric acid or the acidic rain। और ये जो है सारा का सारा ये आपका किसके नीचे आने लगेगा? आपका किसकी फॉर्म में आने लगेगा दोस्तों? ये आने लगेगा सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में। गॉट इट और नॉट? समझ में आ रही बात है? तो ये ये SO2 जो H2SO4 है ना, ये एसिड रेन की फॉर्म में दोबारा आके जमा हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद क्या होगा? ये हिंदी में बताया गया सल्फर चक्र। इसमें दो यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़कर ज्यादातर अवसादी हैं। बेसिकली ये दो गैसीय घटक होते हैं, बस बाकी सब अवसादी है। सल्फर ज्वालामुखी विस्फोट जीवाश्म ईंधन के दहन से कई स्रोत है जिससे वायुमंडल में प्रवेश करता है। आपका वायुमंडलीय हाइड्रोजन सल्फाइड भी सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीकृत हो जाता है और पानी के बाद में जो कमजोर सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो वर्षा के द्वारा नीचे एसिडिक रेन के फॉर्मेट में नीचे आ जाता है। सल्फर रिजर्वायर इन द सॉइल एंड सेडिमेंट्स वेयर इट्स लॉक्ड इन द ऑर्गेनिक कोल, ऑयल एंड पीट। देखो मैंने अभी बताया ना आपको, देखो फिर से पीछे चलना पड़ेगा।
यहां पर जो वापिस चला जाता है जो सल्फर ये नीचे गया, इसमें जाके धीरे धीरे डिपॉजिट होगा और डिपॉजिट होके ये तलछट में जाके जमा हो जाएगा और इन तलछटी चट्टानों में फिर क्या बन जाएगा, कोयला, पीट, फॉसिल्स, जीवों का अंश जिसको हम बोलते हैं जीवाश्म, उनमें जमा होता जाएगा और फिर ये हमें बाद में मिलेगा। ठीक है, तो यही बात हम यहां पे कर रहे हैं। क्या देखो, हाँ 5 मिनट में खत्म कर देंगे सर। So the sulfur reservoir is in the soil and the sediments where it's locked in the organic soil, oil, peat and inorganic deposits, pyrite rock। इनमें देखो, अगर मैं बात करूं 2 तरीकों से जमा होगा। पहला जमा किसमें होगा दोस्तों, आपका यहां पर ये होगा ऑर्गेनिक जैसे कोल, ऑयल एंड पीट, और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक जैसे पायराइट रॉक होगी, सल्फर रॉक होगी, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, सल्फाइड एंड द ऑर्गेनिक सल्फर। ठीक है, इट इज रिलीज बाय द वेदरिंग। अब ये रिलीज कैसे होता है, सेडिमेंट से, तलछट से कैसे रिलीज होता है, मैंने बताया वेदरिंग, अपर्दन, जब चट्टानों का अपर्दन होता है, इरोजनल रन ऑफ, जब पानी वहां से बहेगा तो उसका रन ऑफ होगा, एंड द डीकंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इज कैरिड आउट बाय द डिस्टेंट एक्वाटिक सिस्टम इन द साल्ट सॉल्यूशन। ये सब हमने पढ़ लिया। Whatever the source, sulfur in the form of the sulfate is taken up। अब ये जो सल्फर कुछ भी सोर्स हो, कहीं से भी हो, सल्फर सल्फेट की फॉर्म में पेड़ पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और अब फिर उसको यूज करते हैं अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। सल्फर बियरिंग अमीनो एसिड्स विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटीन्स ऑफ द ऑटोट्रॉफ टिश्यूज इज देन पास्ड थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन। फिर पेड़ पौधों ने सल्फेट के रूप में इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब पेड़ों से वो सल्फेट जो है वो हमें मिलता है। तो हमें बेसिकली हमारा सोर्स क्या है सल्फर का, हमारा है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को कहां से मिला, सल्फेट। अब सल्फेट कहां से आया दोस्तों, वो रिजर्वायर तलछटी चट्टानों से भी आ सकता है और वो आपका गैसियस साइकिल से भी आ सकता है। कुछ भी सोर्स हो, हम जो एब्जॉर्ब करते हैं हम पेड़ों से करते हैं, और जब हम मर जाते हैं, जब हम एक्सपायर कर जाते हैं, तो जो हमारा सल्फर है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिप्लेनिश कर दिया जाता है बाय दीज सैफ्रोट्रॉप्स और द डीकंपोजर। ठीक है, बात समझ में आ गई, बाद में वही बात बोल रहा है। तो ये होता है आपका सल्फर का साइकिल खत्म। ये हिंदी में है दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार से कहां जमा होता है, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनिक सल्फर। ये कार्बोनिक है तो इसको बोलते हैं हम कोयला, तेल, पीट इत्यादि के रूप में। अकार्बनिक जमा कहां होता है, पाइराइट रॉक और सल्फर रॉक के अंदर, है ना। चट्टानों के अपक्षय, कटाव और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा जारी होता है, और ये आ जाता है। बाकी वही सब बातें हैं जो राम कहानी मैंने अभी तक बताई थी। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ लिया पूरा सेडिमेंट्री साइकिल। तो सेडिमेंट्री साइकिल में हमने वाटर का साइकिल पढ़ा पहला, सबसे पहले। दूसरा हमने कार्बन का साइकिल पढ़ा। तीसरा ऑक्सीजन का पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन आप जानते हो यार। ठीक है, चलो ऑक्सीजन की भी मान लेते हैं हम। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, आपका नाइट्रोजन का साइकिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल, है ना। तो 6 हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ लिए। अब एक टॉपिक बचता है, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, बट समय अल्प विराम हो चुका है, समय के विराम की घोषणा हो चुकी है। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, दिस वुड बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। इकोलॉजिकल मतलब सक्सेशन। देखो कोई भी एक एरिया है, वहां पर कैसी वेजिटेशन आई, एक के बाद वेजिटेशन। कई बार ऐसा होता है ना, एक इलाका बंजर पड़ा होता है, वहां कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप देखते हो धीरे धीरे वो चीजें जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ना, कुछ वहां बन जाता है। तो दैट पार्ट इज नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। समझ में आ रही बात आपको। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। ऑन दिस नोट दोस्तों वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास, बट एक चीज मैं और बता दूं, बस रुक जाइए। वो चीज क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप उसको छोड़ना मतलब सजाए मौत हो जाती है हमारे लिए। विशाल सर पधार चुके हैं, आवाज से ही पता चल रहा है मुझे उनकी खांसी उनकी हो रखी है। ये पॉल्यूशन वाली खांसी है, तो कृपया इसको कोरोना वाली ना समझे आप। जय हो। चलिए देखो दोस्तों, अभी जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, आराम हराम है, और अब मैं आराम करने भी नहीं दूंगा। और आराम कैसे नहीं करने दूंगा दोस्तों, तो अब जो बच्चा अनअकैडमी पे मेरे साथ हैं और जो नहीं भी है वो भी जुड़ो फटाफट से। आप मुझे उससे संबंधित बात यहाँ इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या अभी देखो 2 ईयर का अनअकैडमी का कोर्स वैसे तो 80,000 रुपए का है, बट अभी सिर्फ और सिर्फ 52,000। यार कितना बेहतरीन ऑफर है। विशाल सर भी कह रहे हैं बहुत बेहतरीन ऑफर है, मैं भी ले लेता हूं। सुमित 10 कोड इस्तेमाल करूंगा। सुमित 10 अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सीधा आपको क्या मिलता है, 10% डिस्काउंट, और ये 52,000 रुपए का कोर्स सिर्फ 43,200 में आपको मिल जाता है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो यार दोस्तों, ये रहा मेरा मेल आईडी sumitrathi3@gmail.com, sumit.kumar@wifistudy.com। इस पे करो मेल, मुझसे पूछो। यार ये इंस्टाग्राम ग्रुप है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो ताकि हम पीडीएफ प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर पाएं, है ना। प्रोसेस बहुत सिंपल है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो, अपने आप को ना रजिस्टर कर लो यहाँ पे,
कुछ नहीं होता, नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म, उसके बाद में अपना गोल यूपीएससी एसआर जी 2 महीने के बाद फाड़ देना। 31 तारीख का पेपर यूं चीर फाड़ कर देनी है उसकी। कब? जब आप यहां पे पढ़ाई करोगे। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन, जैसे आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे आपको यहां पर आपके डिफरेंट ऑफर, अब देखो 1 महीने 3 महीने ये चुरकुट चीजें हैं। अनअकैडमी ये यूपीएससी की तैयारी कोई 1 दिन का 2 दिन का खेल नहीं है भाई, ये एक लंबी पारी है, टेस्ट मैच है ये। तो इसके लिए आपको ज्यादा टाइम तक खेलना पड़ेगा। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज गुड फॉर यू बिकॉज इट्स ओनली इन 52,000। क्या करना है सर? 52,000 से भी कम करवा देता हूं। कैसे कम करवाऊं पता है आपको? रेफरल कोड में यहां को यूज कर दो, क्या, सुमित 10। जैसे आप सुमित 10 का इस्तेमाल करोगे विल गेट 10% डिस्काउंट। यहां पर आप देखोगे कि आपके सिर्फ 43,200 यही रुपए बचे हैं इतने। जैसे ही हो जाए अप्लाई करो, पेमेंट कर दो, आपका काम खत्म। अब मेरा काम शुरू है, यहां तक करना है आपको और मेरे को बता देना, फिर आपका काम खत्म, फिर काम किसका शुरू है? फिर काम मेरा शुरू है। फिर आपकी सफलता की जो पहली दूसरी तीसरी कदम है ना वो खत्म, फिर जिम्मेदारी मेरी। दोस्तों जल्दी से आइए, ज्वाइन कीजिए। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो यार। कोरोना गो, कोरोना गो, बाय।